गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो जानते हैं। तो जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें चार बेसिक कंपोनेंट होता है। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा थ्रोटल वाल्व या इसी को एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं, और फोर्थ जो हो गया वो इवेपोरेटर हो गया, है ना। ये डायग्राम जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है, जहां पर ये कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर का काम है कि जो रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर पर, यहाँ पर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर ये सक करके और उसको ये कंप्रेस करता है। जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा यहाँ पर वर्क सप्लाई करते हैं तो कंप्रेसर जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है मतलब इस साइड जो रहेगा वो हाई रहेगा और इस साइड जो है सो वो लो रहता है। तो लो प्रेशर टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है, जिससे उसकी टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों वो राइज करता है। और जब आउटलेट प्रेशर जो है कंडेंसर प्रेशर से ज़्यादा हो जाती है तब जा करके ये रेफ्रिजरेंट डिलीवर होता है और ये आता है फिर किसमें, कंडेंसर में। कंडेंसर का काम है कि मतलब इसको ठंडा करना, कंडेंस करना, है ना। यानी कि जो गैसियस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में इन करता है, तो कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जिसका यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर क्या है, हाई है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के कारण जो सराउंडिंग है उसकी टेम्परेचर लो है इसके कंपैरिजन में, तो कंडेंसर से हीट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट होता है। और हाई प्रेशर जबकि हाई है, हाई प्रेशर पे यहाँ पर हीट की रिजेक्शन होती है ना। जब ये रिजेक्शन होती है तो ये प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के वो एज ए मतलब टेंस टू लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट होता है, जिसके बाद ये रेफ्रिजरेंट वापस थ्रोटल वाल्व में इन करता है। थ्रोटल वाल्व को एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही पोरस प्लग होती है। तो जब रेफ्रिजरेंट जो है इस थ्रोटल वाल्व से पास करता है तो वो एक्सपेंड करती है, जिस वजह से इसकी प्रेशर जो होती है वो यहाँ पर ड्रॉप करता है और इस तरह से फिर ये लो प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाती है। तो लो प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है एज ए लिक्विड स्टेट में वो वापस फिर से इवेपोरेटर में इन करता है। इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर है जहां पर ये सिस्टम से हीट को गेन करता है, और ये इवेपोरेटर जो होता है वो हमारा कूल जिस स्पेस को हमें कूल करना है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हम मतलब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ रहता है, या फिर जिस स्पेस को हमें कूल रखना है उस स्पेस के अंदर ये इवेपोरेटर की सेटअप होती है। तो जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से पास करता है तो जो रेफ्रिजरेंट का लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे इन करता है और यहाँ से वो सिस्टम से वो हीट को क्या करता है, गेन करके और सिस्टम को वो ठंडा कर देता है। और रेफ्रिजरेंट खुद हीट जो है सो गेन करके वो वेपराइज कर जाता है और वापस फिर से ये कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये इसका बेसिक साइकिल हुआ। तो हम देखते हैं इवेपोरेटर जो है एक लो प्रेशर साइड रीजन में है, जबकि कंडेंसर जो है ये हाई प्रेशर साइड के रीजन में है। तो हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, इसीलिए यहाँ पर लिक्विड में जो गैसियस से लिक्विड कन्वर्सन है वो आसानी होगी कि जब हीट रिजेक्ट होगा तो एक सर्टेन लेटेंट हीट पर ही ये गैस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है चूंकि ये लो प्रेशर साइड रीजन होता है तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा लेटेंट हीट को गेन करती है, तब जाके ये वेपराइज करता है। तो यहाँ पर सिस्टम को क्या करेगा, ये इसका हीट लेकर के इसको कूल करेगा।
तो अब हम इस चार बेसिक कंपोनेंट जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है उसमें पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें से पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर। तो जैसा कि कंप्रेसर के बारे में जानते हैं, कंप्रेसर वह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को वो सक करता है और उसको कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर में डिलीवर करता है। जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क किसी प्राइम मूवर के द्वारा, या तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है या फिर डीजल इंजन होता है, तो उसके द्वारा हम कंप्रेसर को वर्क सप्लाई देते हैं। और कंप्रेसर को जब हम यहाँ पर वर्क सप्लाई देते हैं तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। मतलब ये पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यही एकमात्र डिवाइस ऐसा है जहां पर हम क्या करते हैं, वर्क इनपुट करते हैं, और यही डिवाइस के सर्कुलेशन के कारण ही रेफ्रिजरेंट जो है वो पूरे साइकिल में वो फ्लो करता है ना। तो अब हम लोग कंप्रेसर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो सब टाइप्स को हम अलग अलग देखते हैं। जैसे पहला है कि बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा होता है रोटोडायनामिक टाइप। अब इसमें है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर किसको कहते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर जो होता है ये इस टाइप का कंप्रेसर होता है जो जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का होता है। और ये क्या करता है कि इसमें सिलेंडर पिस्टन का सेटअप होती है। तो जैसे कि ये पिस्टन सिलेंडर का सेटअप हुआ तो यहाँ पर अब पूरे सिलेंडर में इनिशियली वो क्या करेगा, सक्शन स्ट्रोक में वो पूरा रेफ्रिजरेंट को एज ए गैसियस स्टेट में पूरा रेफ्रिजरेंट को ये पूरा स्पेस में ये फिल कर लेगा, भरेगा जब ये सक्शन स्ट्रोक में होगा तब। और फिर जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में ये यही अगर जाएगा तो फिर ये क्या करेगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना वॉल्यूम जो है ये गैस सिलेंडर के अंदर में है। लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो ये यहाँ पर वॉल्यूम क्या होती है, घट जाती है। यानी कि जब कंप्रेशन टाइम में यहाँ पर दो भाल्व इनलेट और आउटलेट भाल्व लगा हुआ रहता है, तो ये दोनों भाल्व जो है कंप्रेशन टाइम में क्लोज रहती है। तो इस कारण से जब पिस्टन अपवार्ड स्ट्रोक की तरफ मूव करता है तो वो सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को वो रिड्यूस करके वो एक स्मॉल वॉल्यूम में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो वॉल्यूम का रिडक्शन होने के कारण इसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होती है, राइज कर जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का जो कंप्रेसर होगा वह जो प्रेशर को राइज करता है वो बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, यानी कि वो उसके वॉल्यूम को क्या करके रिड्यूस करके, जैसे हम अभी बता दिए कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में लार्ज वॉल्यूम के एयर को वो एक स्मॉल वॉल्यूम के एयर में कन्वर्ट कर देता है। जबकि मास तो रेफ्रिजरेंट का वो जो है गैसियस रेफ्रिजरेंट का वो कांस्टेंट है। तो फिर वॉल्यूम रिड्यूस कर देने से उसकी प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। और कहता है कि जब प्रेशर राइज जो है वो कंडेंसर प्रेशर से स्लाइटली हायर हो जाता है तब जा करके ये सिलेंडर से ये जो हाई प्रेशर पे जो गैसियस रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर पर यहाँ से डिलीवर होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का जैसे एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वेन टाइप कंप्रेसर, रूट्स ब्लोअर, रोटरी स्क्रू टाइप, ये चारों का चारों जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है। ये चारों कंप्रेसर जो है वॉल्यूम को रिड्यूस करके तब प्रेशर को राइज करता है और तब उसको लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। लो प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट को फ्रेश चार्ज को वो सक करता है और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को वो डिलीवर करता है। तो जो भी डिवाइस वॉल्यूम रिड्यूस करके प्रेशर को राइज करता है उसी को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कहते हैं। उसमें से ये रेसिप्रोकेटिंग वेन टाइप, रूट्स, रोटरी स्क्रू टाइप, ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का। दूसरा है
रोटोडायनामिक कंप्रेसर। तो रोटोडायनामिक कंप्रेसर में जो है इस टाइप के कंप्रेसर में वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हो गया कि रोटोडायनामिक कंप्रेसर में एक इम्पेलर होता है, जैसे ये एक इम्पेलर हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक रोटोडायनामिक कंप्रेसर है। तो इसमें इम्पेलर का ब्लेड होता है और ये ब्लेड जो होती है वो एज ए की एक डिफ्यूजर टाइप का शेप जो होता है, एज ए डिफ्यूजर टाइप का। तो इनिशियली इसका बनावट ऐसा होता है कि एक इम्पेलर होता है और इम्पेलर के जस्ट बगल में जो है यहाँ पर डिफ्यूजर लगा हुआ रहता है। तो जब एयर यहाँ पर जो इसका आई है, इम्पेलर का आई है, जब ये इम्पेलर रोटेट करता है, ये काफी तेजी से रोटेट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एयर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो ये एयर ब्लेड से ये बाहर की ओर ट्रेवल करना शुरू करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और जब ये इम्पेलर से आउट होकर के ये कहाँ आता है, डिफ्यूजर में आता है। तो डिफ्यूजर क्या है, डिफ्यूजर एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन है। इस डिफ्यूजर का काम होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो गैसियस रेफ्रिजरेंट है, इसको काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इम्पेलर ब्लेड से मिल जाती है। और ये जब काइनेटिक एनर्जी को लेकर के जब ये डिफ्यूजर से पास करता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डिफ्यूजर जो है गैसियस रेफ्रिजरेंट की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इस तरह का मतलब जो भी कंप्रेसर डिवाइस है उसको हम कहेंगे रोटोडायनामिक टाइप कंप्रेसर, जो अपने काइनेटिक एनर्जी को वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको स्टेडी फ्लो कंप्रेसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार फ्लो होता है ना। जबकि इसमें क्या होगा कि ये पल्सेशन टाइप होता है, क्योंकि इसको एक स्ट्रोक लगता है भरने में, और दूसरा स्ट्रोक में ये कंप्रेस करके डिलीवर करता है। तो मतलब हो गया कि इसमें कंटिन्यूअसली सक्शन और कंटिन्यूअसली डिलीवरी नहीं होती है। और इसमें है कि कंटिन्यूअसली सक्शन और कंटिन्यूअसली डिलीवर होते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो टाइप कंप्रेसर। इसका एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये दो क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम कंप्रेसर को और क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो भी ये तीन तरह का होता है। एक होता है ओपन टाइप कंप्रेसर, दूसरा होता है हर्मेटिक कंप्रेसर, और तीसरा होता है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। उसमें से पहला है ओपन टाइप कंप्रेसर। तो ओपन टाइप के कंप्रेसर में क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर है और इसको जो चलाने वाला हमारा जैसे मोटर या इंजन है, ये दोनों सेपरेट होता है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे ये हमारा मोटर हो गया, ये मोटर हो गया, और ये हमारा कंप्रेसर हो गया। तो इसमें जो है कंप्रेसर और मोटर दोनों अलग अलग फिटिंग होती है ना। इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर कंप्रेसर में इन करता है, और यहाँ मोटर इसको अलग से लगा हुआ और ये दोनों जो है एक शाफ्ट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है ना। यानी कि ये मोटर इसमें एज ए एक्सटर्नल डिवाइस की तरह इसमें काम करता है। तो एक्सटर्नल मतलब डिवाइस में क्या होगा कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन करेगा, तो इसमें एक लीकेज का जो चांस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंप्रेसर को चलाने वाला मोटर से शाफ्ट जो जुड़ा हुआ है, शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर सील तो किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये रोटेट कर रहा है ना, शाफ्ट लगातार यहाँ पर क्या है, रोटेशन में है। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है वो तो पूरे के पूरे कंप्रेसर के जो चैम्बर होता है कंप्रेसर का, उसमें पूरा भरा हुआ रहता है। और उसमें से एक शाफ्ट अगर बाहर निकला हुआ है तो कहीं ना कहीं शाफ्ट और ये जो यहाँ पर सीलिंग डिवाइस है उसके बीच में अगर थोड़ा भी अगर गैप रह जाती है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या होता है, लीक करने लगता है। ठीक है। तो लीकेज का चांस जो है ओपन टाइप कंप्रेसर में जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि ये मोटर अलग है और कंप्रेसर अलग है।
तो इसको सर्विसिंग करना आसान है। जब चाहेंगे हम यहाँ से मोटर को खोल के, अगर मोटर खराब हो गया तो मोटर को ठीक कर लेंगे, कंप्रेसर खराब हो गया तो कंप्रेसर को ठीक कर लेंगे, है ना। दोनों जो है सो मतलब एज ए की जो ज्वाइंटिंग डिवाइस है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और मतलब दोनों को हम अपने इच्छानुसार से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से इसमें मतलब जो इसका इफिशियंसी हाई होता है, यानी ओपन टाइप कंप्रेसर की इफिशियंसी हाई होती है, ये हाईली फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बेटर कंप्रेसर कूलिंग। यहाँ पर कंप्रेसर कूलिंग इसलिए होगा क्योंकि ये मोटर अलग लगा हुआ है, तो मोटर के अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है, चूंकि मोटर चलेगा तो इसमें बहुत सारा रोटेटिंग एलिमेंट है, तो फ्रिक्शन के कारण, ईडी करंट के कारण यहाँ पर मोटर में हीट जनरेट करेगा। तो ये अलग एनवायरनमेंट में सेटअप है। तो मोटर के ऊपर जो है फिन्स लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू यहाँ पर एनवायरनमेंट में हीट की रिजेक्शन होती है। वही दूसरी ओर जहाँ पर कंप्रेसर जो है ये भी रोटेटिंग एलिमेंट है, क्योंकि इसमें शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी मतलब अपना इसमें भी जो अंदर का सेटअप है वो मोशन में है। तो इसमें भी अगर हीट जनरेट करता है तो ये भी अपना सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर लेगा। मोटर और कंप्रेसर दोनों अलग अलग मतलब हीट रिजेक्शन करता है। तो इस ओपन टाइप कंप्रेसर में हीट का जो रिजेक्शन है वो अच्छा होता है ना। तो हीट रिजेक्शन अच्छा होता है, तो इस कारण से कंप्रेसर कूलिंग जो होती है वो बेटर होती है, और ये इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का कूल होना जरूरी है। सर्विसिएबिलिटी होती है, मतलब सर्विसिंग इसका क्या होता है, आसान होता है ना। लेकिन लेकिन वही बताया जैसा कि इसमें एक शाफ्ट होता है जो कंप्रेसर तो पूरा बंद है ना, लेकिन इससे एक शाफ्ट जो निकला हुआ है जो मोटर में लगा हुआ है, ये शाफ्ट जो है यहाँ पर एक गैप क्रिएट कर देता है, मतलब पूरा कंप्रेसर के हाउसिंग में, है ना। यहाँ पर हालांकि सीलिंग लगा हुआ रहता है, लेकिन इसको बार बार हमें देखने की जरूरत होती है कि लीकेज कहीं हो तो नहीं रहा है। तो इस ओपन टाइप कंप्रेसर में जो कहते हैं कि रेफ्रिजरेंट लीकेज फ्रॉम द सिस्टम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए उसका जो रेगुलर चेकअप है वो हमें जरूरी होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, हमेशा सील और गैस किट को हम चेंज करते रहते हैं। तो इस कंप्रेसर का जो जनरली यूज होता है वो मीडियम एंड लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है ना। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया जो है हम जानते हैं कि अमोनिया कोरोसिव होता है, किसके लिए, कॉपर के लिए, है ना, कॉपर एंड ब्रास के लिए। तो जनरली मोटर में जो होता है, मोटर में हमारा कॉपर वाइंडिंग होता है, तो रेफ्रिजरेंट तो यहाँ पे कंप्रेसर में न है, यहाँ मोटर के पास तो रेफ्रिजरेंट जाता नहीं है। तो इसीलिए हम इस तरह के ओपन टाइप कंप्रेसर में हम अमोनिया जैसा रेफ्रिजरेंट का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही दूसरी ओर जो है एक होता है हर्मेटिक कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या है कि जैसे ओपन टाइप में एक प्रॉब्लम था रेफ्रिजरेंट लीकेज का, तो हर्मेटिक में होता क्या है कि एक सेल होता है, सेल मतलब हो गया कि एक तरह का पूरा बंद जो है एक वेसल टाइप का होता है ना। पूरा इसी में जो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पर जो मोटर है, ये मोटर और कंप्रेसर, यहाँ पर जो शाफ्ट है ये कंप्रेसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंबाइंड रूप से किसी एक सेल में जो है इनक्लोज रहता है। ये पूरी तरह से ये सेल जो है मतलब कंप्लीटली टाइट होता है, यानी कि इस पूरे सेल में कहीं भी लीकेज होने का चांस जो है वो नहीं होता है। हर्मेटिक टाइप में जो है क्या होती है, मोटर और कंप्रेसर दोनों जो है एक हाउसिंग में क्लोज्ड होता है, और ये पूरी तरह से सॉलिड टाइट क्लोज होता है, इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज की संभावना खत्म हो जाती है। तो इसमें होगा क्या
कि रेफ्रिजरेंट जो है मतलब कंप्रेसर में इन भी करता है। तो ये कंप्रेसर मतलब शाफ्ट तो निकला हुआ है ही, मोटर शाफ्ट दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, एक हाउसिंग में है। तो हाउसिंग में है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक इनलेट, मतलब एक इनलेट मैनिफोल्ड मतलब पाइप हो गया जहां से यहाँ रेफ्रिजरेंट इसमें इन करता है, और एक आउटलेट हो गया, है ना, एक आउटलेट, और ये पूरी तरह से इसमें वेल्डेड रहता है, मतलब यहाँ भी लीकेज का चांस जो है कुछ नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कंप्रेसर समझ लीजिए कि एज ए पूरा खुला हुआ टाइप का है, मतलब हो गया कि ये यहाँ से क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को सक करेगा। तो सक करेगा तो रेफ्रिजरेंट ये पूरा हाउसिंग के अंदर जो है कलेक्ट होता है, मतलब पूरा हाउसिंग में ये फैल जाता है, और फिर जो है कंप्रेसर जो है उसी को मतलब रेफ्रिजरेंट को लेके कंप्रेस करके और फिर वापस इस मैनिफोल्ड से इसको आउट कर देता है। तो यहाँ पर कंप्रेसर और मोटर दोनों एज ए की पूरा पैक होती है, तो इसीलिए इसमें रेफ्रिजरेंट का जो लीकेज है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो कूलिंग का, कूलिंग का क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मोटर भी और कंप्रेसर दोनों जो है सेल के अंदर इनक्लोज्ड है, तो मोटर में भी हीट जनरेट कर रहा है और कंप्रेसर में भी हीट जनरेट कर रहा है। तो ये जो हीट जनरेट करेगा, तो ये हीट कहाँ रिजेक्ट करेगा, ये तो सराउंडिंग में तो है नहीं। जैसे कि ओपन टाइप में जो है ये दोनों अलग अलग था, तो अपना सराउंडिंग में था, रिजेक्ट कर रहा था। अब ये तो एक सेल के अंदर बंद है, तो फिर ये हीट रिजेक्ट भी करेगा यहाँ से, तो इस सेल के में ही हीट रहेगा, और ये सेल तो पूरी तरह से एयर टाइट है, इसमें एयर भी नहीं घुस सकता है, इतना पूरा टाइट है। तो ये हीट कहाँ रिजेक्ट करेगा, तो ये हीट तो इसी सेल के अंदर ही रिजेक्ट होगा, तो फिर जो है इसका कूलिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस को कूलिंग तो जरूरी है, अगर कूलिंग नहीं होगा तो कंप्रेसर काफी ज्यादा वर्क लेने लगेगा और सीज भी कर जाएगा, इसीलिए लगातार कूल होना जरूरी है। तो ये कूल कैसे होगा, तो ये रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल होता है। जैसे जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इन करता है इस सेल में, तो चूंकि जो इनलेट रेफ्रिजरेंट है इसकी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही जो है लो होता है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर लो होता है। तो जब लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इस सेल में इन करता है, तो इस रेफ्रिजरेंट जो है ये मोटर के ऊपर से ऐसा इसका सेटअप होता है कि ये रेफ्रिजरेंट पहले मोटर पर आती है और फिर मोटर से होते हुए कंप्रेसर पे आता है। ठीक है, तो ये जब मोटर के ऊपर से होते हुए आती है तो ये मोटर को ठंडा करते हुए, क्योंकि इसकी टेम्परेचर तो लो है, तो लो टेम्परेचर है और मोटर के ऊपर से फ्लो करता है, तो फिर इस मोटर को ये ठंडा करेगा, फिर कंप्रेसर का भी ये हीट लेगा, है ना। तो इससे कारण होती क्या है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो घट जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो हम कहते हैं कि कोई हमारा जो कूलिंग जो स्पेस है इससे जितना वो हीट कोई रेफ्रिजरेंट निकालेगा वही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा। लेकिन ये पार्ट ऑफ हीट जो है ये कंप्रेसर का भी ये गेन करता है, मतलब कंप्रेसर के अंदर का भी ये हीट को क्या करता है, गेन करता है। इसीलिए हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर में हमें कम रेफ्रिजरेंट मिलता है ना। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर वही सब सारा बात इसमें लिखा हुआ है कि हर्मेटिक टाइप में हीट जनरेट मोटर का कैन नॉट बी रिजेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग रिजेक्ट नहीं होता है, जबकि सेल में ही होता है ना। और जबकि ओपन टाइप में तो दोनों अलग अलग था, तो सराउंडिंग में रिजेक्ट होता है। तो इसमें कोल्ड सक्शन गैस जो है वही हमारा मोटर और कंप्रेसर के ऊपर फ्लो करता है बिफोर इंटरिंग इनटू कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर के अंदर जो है तो ये रेफ्रिजरेंट जाने से पहले ये मोटर और कंप्रेसर के ऊपर से बहते हुए फ्लो करते हुए आती है, तो ये उसको ठंडा करते हुए आती है। तो इससे हमको क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट कम होती है, मिलती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर में हम ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। और इसमें देखिए कि हम अमोनिया को यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो कॉपर और ब्रास के लिए कोरोसिव होता है, और मोटर में जनरली जो कॉइल होता है वो हमारा कॉपर वायर होता है।
अगर ये अमोनिया यूज करेंगे तो ये रेफ्रिजरेंट मोटर के ऊपर से फ्लो करता है इसको ठंडा करने के लिए, तो इसमें अगर वो कॉइल कॉपर का मिलेगा तो उसको ये कोरोड कर देगा। ठीक है, तो कोरोड कर देगा तो यहाँ पर डैमेज करेगा, तो इसलिए हर्मेटिक कंप्रेसर में जनरली अमोनिया का यूज नहीं किया जाता है ना। तो इस तरह से, और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि ये सर्विसिबल भी नहीं है। सर्विसिबल मतलब ये पूरी तरह से वेल्डिंग किया हुआ इनक्लोज्ड है, मोटर और कंप्रेसर दोनों इनक्लोज्ड है। अब कुछ खराब भी होगा तो हमको इस सेल को तोड़ना पड़ेगा, है ना, तोड़ के उसके बाद ही इसको हम निकाल पाएंगे। तो ये जो रेगुलर सर्विसिबल वो नहीं होता है हर्मेटिक कंप्रेसर, है ना। लेकिन वही है कि हमारा लीकेज को वो मतलब प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। तो सीओपी जो हर्मेटिक कंप्रेसर का होता है वो लोअर होता है ओपन टाइप से, क्योंकि इसका पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो मोटर और कंप्रेसर को कूल करने में भी खर्च होता है, जबकि ओपन टाइप में ऐसा नहीं होता। इसीलिए सीओपी जो होती है हर्मेटिक का वो कम होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है जनरली हम स्मॉल सिस्टम के लिए, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर, है ना, ये सब के लिए हम जनरली यूज करते हैं। और ये सर्विसिबल और फ्लेक्सिबल जो ये नहीं होता है कि हम जब चाहे तब इसको खोल दें, जब चाहे तब हम इसको सर्विसिंग कर दें। ठीक है, तो ये है हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर जिसमें सेल के अंदर ही दोनों क्लोज्ड होता है। दूसरा होता है सेमी हर्मेटिक। यहाँ पर ये चीज है कि कुछ हर्मेटिक यूनिट ऐसा होता है जिसमें सिलेंडर हेड जो होती है वो रिमूवेबल टाइप का होता है ना। मतलब अगर, क्योंकि पूरा हर्मेटिक को सर्विसिबल नहीं होती है, अगर उसी चीज को अगर हम रिमूवेबल टाइप, उसका हेड अगर सिलेंडर का हेड रिमूवेबल टाइप का हो, है ना, ताकि उसका भाल्व और पिस्टन को हम सर्विसिंग कर सके, तो फिर ऐसे टाइप के यूनिट को हम सेमी हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर, मतलब हो गया कि जिसमें जिस हर्मेटिक कंप्रेसर को हम ओपन कर सके, उसके सिलेंडर का हेड को हम खोल सके, तो फिर वो एक सर्विसिंग उसकी हो सकती है। लेकिन फिर उसको क्लोज कर देंगे तो फिर ये पूरा एक सेल के अंदर ही हमारा मोटर और ये कंप्रेसर दोनों जो है सो इसी के अंदर फिटिंग रहता है। तो इस तरह के यूनिट को सेमी हर्मेटिक टाइप कंप्रेसर कहते हैं। तो आई थिंक कि ये कंप्रेसर का जो टाइप है वो सब समझ में आ गया होगा।